एक समय की बात है। एक गांव में रोशन और सरिता नाम के पति पत्नी रहते थे। रोशन और सरिता बेहद ही गरीब थे और वे दूसरों के खेत में काम करके अपना गुजर बसर करते थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे। उनका एक बेटा था सुशील, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज था। रोशन और सरिता उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे ताकि उसे उन्हीं की तरह मजदूरी ना करना पड़े और वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। एक दिन रोशन सरिता से कहता है, सुनो, क्यों ना हम सुशील को पढ़ाई के लिए शहर भेज दें ताकि वह कुछ अच्छा सीख जाए और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन पाए। देखिए जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर सुशील अगर शहर चला जाएगा तो वहाँ उसके रहने का खर्च और पढ़ाई का खर्च हम लोग कैसे उठाएंगे? यह सोचा है आपने? दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सुशील वहां आ जाता है। सुशील अपनी माँ सरिता से कहता है, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हमें कर्ज लेकर आगे नहीं पढ़ना चाहिए। रही मेरी बात तो मैं पढ़ाई में तेज हूँ, लेकिन शहर जाकर पढ़ाई कर मैं आप पर और खर्च का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। बेटा, यही बात तो मैं तेरे पिताजी को समझा रही हूँ कि अगर सुशील आगे पढ़ने के लिए शहर जाएगा तो खर्च बढ़ जाएगा और खर्च के साथ ही हम पर और कर्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम तुझे आगे पढ़ा पाए। बेटा देखो सरिता, अगर हम कर्ज और खर्च के बारे में सोचेंगे तो हम सुशील को कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं जाकर जमींदार साहब से बात करता हूँ, शायद वो हमें कुछ कर्ज दे दे। इतना कहकर रोशन सुशील को लेकर जमींदार साहब के यहाँ चला जाता है। जमींदार धनी सिंह, जो कि अपने नाम के ही मुताबिक काफी धनी और संपन्न था, उसके घर कर्ज लेने वालों की कतार लगी हुई थी। उसे जिसे मन करता उसे कर्ज देता और बाकी को भगा देता। नमस्कार जमींदार साहब, यह मेरा बेटा सुशील है, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा है। तो मालिक, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसकी पढ़ाई के लिए कुछ कर्ज दे दें। जब यह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा तो मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। जमींदार धनी सिंह रोशन को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, देखो भाई रोशन, मैं तुम्हें कर्ज दे दूं, पर उसका सूद तुम मुझे मेरे यहाँ मजदूरी करके चुकाओगे, और जब तुम्हारे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो वह मेरा असल चुका देगा। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूँ। मालिक, अगर मैं सूद में काम करूंगा तो फिर घर का बाकी खर्चा कैसे चलेगा? मालिक, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कर्ज दें और मैं आपके यहाँ काम करूं, बदले में आप मुझे कुछ रुपए भी दे दें। उन कुछ रुपयों से मैं अपना घर चला लूंगा और कुछ रुपयों से मैं आपका सूद चुका दूंगा। इस पर धनीराम गुस्सा होते हुए रोशन को डांटते हुए कहता है, कर्ज मैं दे रहा हूँ तो शर्त भी मेरी ही होगी। तुम्हें माननी है तो मानो, वरना यहाँ से चलते बनो। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। एक जमीन का टुकड़ा भी होता तो मैं तुम्हें कर्ज दे देता। धनीराम की बात सुनकर रोशन और सुशील वहां से बिना कर्ज लिए ही चले जाते हैं। उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर धनीराम बड़बड़ाते हुए कहता है, आए हैं बड़े पढ़ने वाले, अगर इनकी नौकरी नहीं लगी तो इनका कर्ज कौन चुकाएगा? इनके पास तो रखने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। अच्छा हुआ जो वे लोग यहाँ से चले ही गए। रोशन और सुशील घर जा रहे होते हैं। तब सुशील अपने पिता रोशन से कहता है, पिताजी, आप चिंता ना कीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि मैं शहर जाकर पढ़ाई करूं तो मैं मेरे दोस्त संतोष से बात कर सकता हूं, जो कि अभी शहर में ही है और वहां पर छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाता है। पिछली बार जब वह गांव आया था
तो उसने मुझे बताया था कि शहर में छोटी मोटी नौकरियां आसानी से मिल जाती है। अगर आप कहें तो शहर जाकर मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। देखो बेटा, अगर तुम काम करोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे, और पढ़ाई करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। रोशन और सुशील घर पहुंच जाते हैं। वह लोग सरिता को सारी बात बताते हैं। बेटा सुशील, पिताजी ठीक कह रहे हैं। तुमको काम के साथ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ काम नहीं करना चाहिए। माँ, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे एक बार कोशिश करके तो देख लेने दो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। सुशील की बात सुनकर सरिता और रोशन मान जाते हैं और सुशील को शहर जाने की अनुमति दे देते हैं। सुशील यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शहर जाने के लिए तैयारी करने लगता है और वह शहर के लिए निकल जाता है। शहर में जाकर सुशील संतोष से मिलता है। संतोष सुशील को देखकर बहुत खुश हो जाता है। संतोष कहता है, भाई सुशील, तुम्हारा पत्र मिलते ही मैंने एक जगह तुम्हारे लिए काम की तलाश कर ली है। अब तुम काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाओगे। इतना कहकर संतोष सुशील को एक लाइब्रेरी पर ले जाता है, जहां पर संतोष ने सुशील के लिए काम देखा था। लाइब्रेरी देखकर सुशील खुश हो जाता है और संतोष से कहता है, धन्यवाद संतोष, तुमने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ तो मैं काम करते करते कभी भी पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल ही पढ़ाई वाला है। वाह संतोष, तुमने तो बड़ी ही अच्छी जगह मेरा काम ढूंढा है। दोस्त, यही नहीं, इस लाइब्रेरी के एक छोटे से कमरे में तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी की है। तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हें नौकरी भी यहीं पर करनी है और तुम्हें यहीं एक लाइब्रेरी के छोटे से कमरे में रहना भी है। संतोष की बात सुनकर सुनील खुश हो जाता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी इतनी मदद की, पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था कर दी और साथ ही साथ काम की भी व्यवस्था कर दी। भाई संतोष, मान गए तुमको। भाई सुशील, अब मैं तुम्हें यहाँ लाइब्रेरी के मालिक से मिलवाता हूँ। इसके बाद तुम यहीं पर रहना और काम करना। इतना कहकर संतोष लाइब्रेरी के मालिक कांतिलाल जी को आवाज लगाता है। कांतिलाल जी संतोष को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे बेटा संतोष, तुम्हें एक लड़के के लिए बोला था, क्या वह मिला? हाँ 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 कांतिलाल जी, आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे साथ जो लड़का आया है यही वो लड़का है। इसका नाम सुशील है। आप इसे सारा काम समझा दीजिए। मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। हाँ सेठ जी, सुशील के लिए लाइब्रेरी में जो छोटा वाला कमरा है वह भी खुलवा दीजिएगा, ये यहीं पर रह लेगा। कांतिलाल जी संतोष की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उस लड़के सुशील की तरफ देखकर कहते हैं, देखो बेटा सुशील, तुमको यहाँ लाइब्रेरी में साफ सफाई का ध्यान रखना है और यहाँ कई किताबें लोग चोरी छुपे उठा ले जाते हैं, उसका भी ध्यान तुम्हें रखना है। बस यही तुम्हारा काम है। सुशील कांतिलाल जी की बात सुनकर खुश हो जाता है और कांतिलाल जी से कहता है, सेठ जी, मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगा और मन लगाकर काम करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। अब सुशील लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई जारी रखता है और पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपने कुशल होने की सूचना दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद सुशील अपनी फाइनल एग्जाम देने के लिए कॉलेज के बाहर खड़ा होता है। अब फाइनल एग्जाम देकर सुशील वापस लाइब्रेरी लौट आता है। इधर गांव में रोशन और सरिता अपने दैनिक काम कर रहे थे कि तभी पास के हरिया काका दौड़ते हुए आए और रोशन और सरिता को अखबार की कटिंग दिखाते हुए कहा, देखो रोशन, तुम्हारा बेटा सुशील अव्वल दर्जे में पास हुआ है। देखना, तुम्हारा बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा।
अरे सरिता, तुम देख क्या रही हो? चलो मुंह मीठा करवाओ। इधर शहर में कांतिलाल जी और संतोष बेसब्री से सुशील का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही सुशील वहां आता है। संतोष उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, सुशील, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम एग्जाम में अव्वल दर्जे में पास हुए हो। अब तुम्हें बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा इंटरव्यू भी है। सुशील बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही इंटरव्यू का दिन भी नजदीक आ जाता है। इंटरव्यू देकर सुशील बाहर निकलता है और संतोष को गले लगाते हुए कहता है, भाई संतोष, तुम्हारे ही कारण आज मैं यह सब कर पाया हूँ। मैं इतनी बड़ी एग्जाम में पास हो पाया हूँ और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। संतोष और कांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष और कांतिलाल जी बहुत खुश हो जाते हैं और सुशील को बधाई देते हैं। अब संतोष और सुशील दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। भाई संतोष, तुम्हारे ही कारण आज मैं यह सब कर पाया हूँ। मैं इतनी बड़ी एग्जाम में पास हो पाया हूँ और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। संतोष और कांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष और कांतिलाल जी बहुत खुश हो जाते हैं और सुशील को बधाई देते हैं। अब संतोष और सुशील दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव के लोग सुशील और संतोष को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रोशन और सरिता दोनों को गले लगा लेते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती ही है, पर जिनके लक्ष्य निश्चित होते हैं उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होती है।